Greetings class. Beta, as we are discussing our capital structure theories, the numerical part of capital structure chapter, so we are going to discuss our first approach जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, नेट इनकम अप्रोच, है ना। नेट इनकम अप्रोच में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें आपने ये देखा था कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते हैं, सी आई एम शोइंग इट अगेन, हमारा क्या था नेट इनकम अप्रोच में, जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं, दिस इज माई डिग्री ऑफ लीवरेज, जैसे जैसे मैं डेट बढ़ा रही हूँ, क्या हो रहा था इससे, यहाँ पर दिखाया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो जैसे जैसे मैं डेट बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे मैं डेट बढ़ा रही हूँ, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट विल रिमेन सेम, वो कांस्टेंट है, सेम है। KE विल ऑल्सो रिमेन सेम, KE भी मेरा सेम रहेगा। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, धीरे धीरे मेरा KO मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KE था मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और KO मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें KD का मतलब होता है कि जिस रेट पे मैं अपना डेट रेज कर रही हूँ मार्केट से, वो रेट। KE क्या होता है बेटा, KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिस रेट पर मैं इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेज कर रही हूँ, और KO क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब क्या है, हमेशा ये तीनों चीजें परसेंटेज में निकलती है, बिकॉज दिस इज अ परसेंटेज कॉस्ट दैट आई एम बियरिंग टू पे माई स्टेक होल्डर्स, या टू पे माई शेयर होल्डर्स, और टू माई डिबेंचर होल्डर्स और डेट होल्डर्स। ओके, सो नेट इनकम अप्रोच में हमने ये पढ़ा था बेटा, आपका डायग्राम पढ़ा था। इससे नेक्स्ट अब हम जो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, जो हमारी नेट इनकम अप्रोच की है। DK गोयल की बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। बट इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, हमने जैसे कितनी अप्रोचेस थी हमारी, टोटल 4 अप्रोचेस थी। देखिए टोटल हमारी 4 अप्रोचेस थी, एक हमारी नेट इनकम अप्रोच है, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और चौथी हमारी कौन सी थी, MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, है ना। इन चारों अप्रोचेस में बेटा आपको जो जो चीजें याद रखनी है, पहले मैं आपको वो बता दूं। आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि हर एक न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो उन चीजों के लिए सबसे पहले बेटा आप कुछ फॉर्मूलाज हैं, देयर आर 3 फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न, ठीक है। फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला बेटा आपने लर्न करना है, ये मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। फर्स्ट फॉर्मूला इज, देयर आर 3 फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न। फर्स्ट फॉर्मूला इज VT मतलब होता है वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म। टोटल फॉर्म की वैल्यू किससे मिलकर बनी है, 2 चीजों से मिलकर बनी है, एक है हमारा VE प्लस एक है हमारा VD। VE का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और VD का मतलब होता है बेटा वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, या मैं आपको बताती हूँ, जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसके अंदर भी आपका VE निकलता है। फॉर्मूला नंबर 2 बेटा आपका क्या है, आपको अगर सपोज KE निकालना है बेटा, KE क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके अंदर हमेशा आपको 2 चीजें देखनी होती है, एक वैल्यू ऑफ फॉर्म और कॉस्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फॉर्म या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्म में होगा या कॉस्ट ऑफ डेट की फॉर्म में होगा, और वैल्यू ऑफ फॉर्म भी वैल्यू ऑफ इक्विटी की फॉर्म में होगा और वैल्यू ऑफ डेट की फॉर्म में होगा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म बन जाएगा। ओके, तो जब अगर आपको KE निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको KE नहीं दे रखा है तो आपको कैसे निकालना है ये आप देखेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, EBT। EBT क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है आप कैसे, अर्निंग बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन में कैसे निकालना है, दैट आई विल टेल यू व्हेन आप जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी, या उससे पहले ही आपको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी कि कैसे करना है। ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते टाइम मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, EBT अपॉन VE, EBT अपॉन VE, ये आपका फॉर्मूला है, अर्निंग बिफोर टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। और ये क्या है बेटा आपका जो KE है ना, इसको हम हमेशा, क्योंकि ये परसेंटेज में निकलता है तो इसलिए हमें इसको अल्टीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है मेरा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, VE को मैं इधर ले आऊंगी, KE को मैं नीचे ले आऊंगी। अगर मुझे यहीं से VE निकालना हो, अगर इसी फॉर्मूला से मुझे VE निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, EBT तो मेरा ऊपर ही रहेगा, KE मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये VE का फॉर्मूला बन जाएगा। बट अगर KE है तो KE कैसे निकालना है, EBT अपॉन VE मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर निकलेगा, और VE हमेशा रुपीज की फॉर्म में निकलता है क्योंकि वो वैल्यू ऑफ फॉर्म है। वैल्यू हमेशा हमारी रुपीज की फॉर्म में निकलती है, और KE जो होगा कॉस्ट हमारी हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में निकलती है, ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला है आपका जो आपको लर्न करना है, वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म, या फिर VT होगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर KO होगा। सपोज KO का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, द फॉर्मूला विल बी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन
VT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन VT मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये KO है, KO हमारी कॉस्ट है और कॉस्ट हमेशा हमारी परसेंटेज में निकलती है, इसीलिए KO इज इक्वल, KO के फॉर्मूला में हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो EBIT अपॉन VT, अगर इसी किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे VT निकालना हो तो VT के आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था ऊपर बेटा, VT तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, VE प्लस VD। सपोज किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है मान लो, तो आप VT जो है कहाँ से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे VT यहां से निकालना तो मैं कैसे निकालूंगी, VT इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO, ठीक है। तो VT का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या है बेटा, VT जो है दो फॉर्मूला से निकल सकता है आपका, या तो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों होने चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, आपको 3 फॉर्मूलाज लर्न करने थे, एक तो ये वाला VT इज इक्वल टू VE प्लस VD, दूसरा KE का फॉर्मूला और तीसरा KO का फॉर्मूला। बेटा ये 3 फॉर्मूलाज आपको किसी भी क्वेश्चन में, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर KO आपने निकाल लिया है तो आप VT निकाल सकते हैं उससे, VT निकालना है तो KO यूज कर लो, KO निकालना है तो VT यूज कर लो, तो दोनों में से कोई ना कोई चीज तो अवेलेबल होगी आपके पास। तो आपको कैसे सॉल्व करना है अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ही पता चल जाएगा। सो लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1 फर्स्ट। देखिए बेटा, दिस इज माई इलस्ट्रेशन। सी बेटा, ए पार्ट पढ़ रही हूं, अ कंपनीज एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए ऑपरेटिंग इनकम को हमेशा EBIT बोलते हैं। EBIT का दूसरा नाम ऑपरेटिंग इनकम होता है बेटा, पहली बात सब लोग ध्यान रखेंगे। इज ₹3 लाख, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको EBIT ढूंढना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको EBIT गिवन होगा। तो EBIT कितना है इसमें, ₹3 लाख है, या नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी हो तो आप समझ जाना कि इट इज गिवन एज EBIT। इट हैज ₹12 लाख 9% डिबेंचर्स, आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं, कंपनी कितना डिबेंचर रेस कर रही है, कितना पैसा डिबेंचर से रेस कर रही है, ₹12 लाख 9% डिबेंचर्स, मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर 9% है, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, KD, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कितना इसमें 9% है, KD तो मेरा 9% है, और मैं अगर बोलूं जो मेरा वैल्यू ऑफ डेट है VD, वो मेरा 12 लाख है। ओके, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 12%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का दूसरा नाम क्या है बेटा, दिस इज माई KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज माई 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, और साथ में लिखा इग्नोर इनकम टैक्स। बेटा हमेशा इन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें हमें इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको क्या बोला गया, क्या निकालना है, एक तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, दूसरा आपको ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KO निकालना है। ओवरऑल मतलब KO, मतलब पूरे फर्म का जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, दैट इज KO, ठीक है। तो VT और KO दोनों निकालने हैं। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू ऑफ टोटल फर्म की बात कर रहे हैं, आपको क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट VT। लेट्स चेक क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है आपको VT और दूसरा निकालना है आपको KO। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर हमें दे क्या क्या रखा है एक बार वो देख लेते हैं। हमें गिवन है बेटा EBIT गिवन है, EBIT गिवन है हमारा ₹3 लाख, और KD गिवन था, कॉस्ट ऑफ डेट गिवन था क्वेश्चन में 9%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन था, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिसको बोल रहे हैं, दैट वाज गिवन एज 12%। ओके, एक चीज और गिवन है, दैट इज वैल्यू ऑफ डेट। VD भी गिवन है हमें, कितना, VD इज गिवन एज ₹12 लाख। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें गिवन थी। हमें निकालना क्या क्या था, वैल्यू ऑफ टोटल फर्म निकालनी थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी। तो एक बार हम ट्राई करते हैं बेटा ये कैसे निकलता है। बेटा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में, खास तौर पर पहली 3 अप्रोचेस के अंदर, ठीक है, पहली 3 अप्रोचेस कौन सी हैं आपकी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और तीसरी कौन सी, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहले 3 अप्रोचेस के अंदर जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, यू विल स्टार्ट इट विद EBIT। आपको किससे क्वेश्चन स्टार्ट करना, हमेशा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और इस क्वेश्चन में आई एम गिवन विद ₹3 लाख एज EBIT। अब मुझे क्या करना है, इसमें से सबसे पहले क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। आप सबको पता है EBIT में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तभी तो हम EBT पे पहुंचते हैं,
है ना। तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पहले अब चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट कितना दे रखा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट रेट यानी कि जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट थी दैट वाज गिवन एज 9%, है ना। तो 9% हमेशा किसके ऊपर होगी, तो मैं 9 की परसेंटेज अगर खोलूं तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय किसके ऊपर होती है, डिबेंचर्स के अमाउंट के ऊपर। और डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दे रखा था आपका 12 लाख, ठीक है। तो EBIT जो है हमारा 3 लाख दे रखा था, KD हमारा 9% दे रखा था, लेकिन मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना। तो मैं एक बार इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दूं, दिस इज माई इंटरेस्ट अमाउंट विच आई एम कैलकुलेटिंग 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख। तो ये मेरा आता है 1,08,000, 1,08,000 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो मैंने क्या करा, इसमें से 1,08,000 माइनस कर दिया। तो EBIT में से सबसे पहले आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। जब मैं 3 लाख में से 1,08,000 माइनस करती हूँ, इट कम्स आउट टू 1,92,000। ये मेरा क्या निकल गया बेटा, EBT। EBT को ना आप दूसरा नाम लिख सकते हो, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा आप कहोगे कि EBT अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के बराबर कैसे पहुंच गया, क्योंकि आपने जो टेबल पढ़ी थी स्टार्टिंग में जिसमें मैंने आपको बताया था EBT में से आपको टैक्सेस माइनस करने होते हैं। टैक्सेस माइनस करने के बाद हम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड होते हैं उनको माइनस करते हैं, फिर जो हमारा पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहली बात टैक्सेस भी इग्नोर करने हैं, दूसरी बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा, तो इसीलिए अल्टीमेटली मेरा EBT मेरे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाता है। यानी कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप्स हमारे होते हैं वो सब ऑलमोस्ट इसमें जीरो है। तो टैक्सेस को इग्नोर करने के लिए बोला है, प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी के ऊपर ही कैलकुलेशन करूंगी। तो EBT कितना मेरा 1,92,000। ओके, मैं यहाँ पे इसको यहीं पे इस तरीके से क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म। तो मुझे देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, VE प्लस VD। VD तो मेरे पास है, कितना है VD मेरे पास 12 लाख। बट क्या आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन था, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इक्विटी तो गिवन नहीं था, बट मुझे क्वेश्चन में क्या अवेलेबल था, आई वॉज गिवन विथ KE तो मेरे पास है, KD भी मेरे पास है, VD भी मेरे पास था, बट मुझे VE गिवन नहीं था। तो मैं क्या करूंगी, पहले VE निकाल लूंगी। तो मैं VE कैसे निकालूंगी एक बार चेक करते हैं। VE का बेटा फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हैं, जो हमने KE वाला फॉर्मूला यूज किया था। KE वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, अगर मैं देखूं यहाँ से, KE का फॉर्मूला था मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स इन EBT अपॉन क्या था VE मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं इस फॉर्मूला को इधर उधर करती हूँ, लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो VE निकाल सकते हैं इससे। तो VE का फॉर्मूला बन जाएगा EBT अपॉन KE। तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालें एक बार। EBT कितना है मेरा 1,92,000, आई जस्ट कैलकुलेटेड इट अबाउ 1,92,000 अपॉन KE कितना दे रखा था मुझे क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको बताया KE वॉज गिवन एज 12%। तो या तो मैं इसको 12 नीचे लिखूं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा भी कर सकती हूँ, या सीधा इसको 0.12 लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये वाला 100 का तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला का इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो इट कम्स आउट टू 16 लाख। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा, इट कम्स आउट टू 16 लाख रुपीज। तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकल गई 16 लाख। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दिस इज 16 लाख। तो यानी कि ये मेरा VT कितना आ गया, इट कम्स आउट टू 28 लाख। तो ये मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म। VT निकल गया मेरा। मुझे दो चीजें निकालनी थी, एक मुझे VT निकालना था और दूसरा मुझे KO निकालना। VT तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, KO निकालना है। सो लेट्स चेक द फॉर्मूला ऑफ KO। KO इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन VT मल्टीप्लाइड बाय 100। तो KO मुझे निकालना है, तो KO को मैं यहाँ रखती हूँ। KO इज इक्वल टू EBIT क्या है आपका, EBIT था आपका क्वेश्चन में गिवन 3 लाख रुपीज, आपको एज इट इज क्वेश्चन में गिवन था, अपॉन VT अभी आपने ऊपर कितना निकाला, यू कैलकुलेटेड इट एज 28 लाख रुपीज। तो आई एम डिवाइडिंग इट बाय 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ बेटा, तो ये मेरा आंसर आता है, इट कम्स आउट टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स आउट टू 10.71%। तो ये मेरा क्या निकल गया, 10.71 मेरा KO निकल गया, और VT कितना निकल गया मेरा 28 लाख। बेटा टिल नाउ आपको सिर्फ ये कैसे कैलकुलेट करना है, यू जस्ट हैव टू सी दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द पार्ट B एंड पार्ट C। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ रहा था
हमारा कैसे KO कम होता जाएगा और VT यानी वैल्यू ऑफ टोटल फर्म हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये एक्चुअल में हमारी जो नेट इनकम अप्रोच थी वो यही प्रूव करना चाहती थी कि जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाऊंगी तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म गिरता जाएगा और जो हमारा वैल्यू ऑफ टोटल फर्म है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप बेटा खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट इसका। अदरवाइज आई विल शो इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो कि कैसे हमारे डेट को इंक्रीज करने का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वैल्यू ऑफ टोटल फर्म पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। थैंक यू बेटा।